श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर चर्चा लेकर हाजिर है। आज इस कार्यक्रम की 110वीं कड़ी थी और आज भी प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग विषयों पर अपने विचार साझा किए श्रोताओं के साथ। तो आज की मन की बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता शिबन खैबरी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। आज हमने मन की बात सुना और जो विचार प्रधानमंत्री जी ने साझा किए सभी के साथ वो भी हमने सुने जी। आज के प्रोग्राम की शुरुआत उन्होंने महिलाओं के साथ की। उन्होंने जिक्र किया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला शक्ति के साथ आज का जो उन्होंने मन की बात शुरू किया। तो मैं चाहता हूं कि महिला शक्ति के महत्व और उसका क्या योगदान हो सकता है राष्ट्र के निर्माण में, उस पर आप प्रकाश डालें सर। पहले, जब तक किसी भी राष्ट्र में महिलाओं का सशक्तिकरण न हो और उनको समाज में वो दर्जा न मिले जिनसे कि वो उनका कंट्रीब्यूशन जो हो वो बिल्कुल वो दिखे हमको हर क्षेत्र में, तब तक वो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता। और इस दिशा में भारत में हम देखते हैं कि जो नारी है, नारी सशक्तिकरण, उसकी तरफ बहुत कुछ काम हो रहा है। अभी राजनीतिक तौर पर भी चाहे आप उसका आरक्षण बोलिए या चाहे आप देखिए कि हमारे रक्षा क्षेत्र में, हमारे से चिकित्सा क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में। और अब जो है खेती बाड़ी का उसमें दूसरे तरीके से कि उसमें अब ड्रोन्स की भी उनको मतलब उसमें उनके ट्रेनिंग दी जा रही है। और वो आगे उस ड्रोन को जिसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया और उनसे बात भी की, वो दूसरे नारियों को भी इसमें ट्रेनिंग देते हैं, उनको जानकारी देते हैं। जी खैबरी साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम बातों में तो कहते हैं कि नारी जो है पूजनीय है, शक्ति का भंडार है जी। सबसे ऊपर है, जो उसके अंदर क्षमता है। ये बिल्कुल बात ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ बातों से खुश किया जाता था नारी को, या वो सम्मान दिया जाता था, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए उतना नहीं किया जाता था जितनी अपेक्षा थी। शिक्षा के क्षेत्र लीजिए, डॉक्टर लीजिए, इंजीनियर लीजिए, सेना लीजिए, पायलट लीजिए, कहीं भी आज नारी जो है, लेकिन वो पीछे नहीं है। लेकिन उनकी संख्या कितनी कम है। लेकिन जब तक जमीनी सतह पर नारी का योगदान नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि समाज में बराबरी है। और नारी को भी, नारी शक्ति का भी देश के निर्माण में और उसके विकास में इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने जो उदाहरण दिया, जो आज प्रधानमंत्री ने बात भी की एक ड्रोन दीदी के साथ, जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश की सुनीता देवी हैं। तो ये जो ड्रोन दीदी वाला कॉन्सेप्ट है सर, मैं चाहूंगा कि सुनने वालों के लिए आप उस पर प्रकाश डालें कि हाउ इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर वुमेन एंड ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। देखिए, दो चीज़ें इसमें हैं। सबसे पहले यह कि जो नारी इसमें बिल्कुल इसके साथ सम्मिलित होंगी, इसमें बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व होंगी, एक तो उनका फ़ायदा होगा और दूसरे इसमें और भी जो जुड़ेंगी उससे वो एक तो उनकी जानकारी इसमें होगी और वो इसको कैसे उसकी उपलब्धि कैसे उनके होगी और उसको कैसे यूज़ करेंगे। अभी हम अगर कृषि के क्षेत्र में देखें तो वो देखते हैं कि अभी जब पानी आता है बहुत, तो खेतों में नहीं जा पाते जब बारिश का मौसम होता है, और उस वक़्त ड्रोन से स्प्रेज करने हैं या ड्रोन से उनके जो भी बाकी जो कृषि के काम हैं वो उनसे करवाए जाएंगे जी। और एक तो ये टेक्नोलॉजी हो गई और दूसरे इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते करते जो हमारे नारी हैं उनका सशक्तिकरण भी होगा, उनकी जानकारी भी होगी और उनको ये लगेगा, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वो लखपति बहन बनाना चाहती हैं, कि इसमें ये तो खुद के लिए भी एक वो एम्प्लॉयमेंट जो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट वो खुद के लिए भी और दूसरों को भी मतलब इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी इसमें हो सकता है जी। और ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, बिल्कुल कराए जा रहे हैं बिल्कुल। और उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ड्रोन को ऑपरेट कैसे करना है। और एक तरह से जिस गांव में भी ये ड्रोन दीदी होंगी उनके पास ड्रोन होगा जिसको वो किराए पर दे करके किसानों को किराए पर देंगे। एक उनका आमदनी का जरिया भी होगा और प्लस उसको जो ऑपरेट करेंगे और जिस तरह से कृषि को फायदा होगा, मैन पावर जो है
उसकी बचत होगी, बिल्कुल। टाइम इनपुट कंज्यूमर कॉस्ट नहीं कम होगा, होगा, इनकम इनपुट कॉस्ट कम जो है वो कम होगा। और किसानों को इसकी बड़ी अच्छी समझ है और जी, उसके जी। वो इसका तो बिल्कुल स्वागत करते हैं, क्योंकि इसमें और भी आसानी होगी उनको अपने अपना अपना कृषि मैनेज करने में। जी। इसमें मैं कोई एक बात कहूं कि हालांकि प्रसंग कुछ और खींचे दूसरे तरफ जाएगा, जो जीडीपी हमारा है उसमें भी जो हमारी नारी शक्ति है उसका इतना योगदान है, मगर वो इन डिस्गाइज है, वो हम उसको कैलकुलेट, अगर हम कैलकुलेट उसको रियली करें, मैंने कहीं पढ़ा है कि वो बहुत ही फिनोमिनल है। क्योंकि आप देखिए सवेरे से शाम तक जो वो काम करती हैं खेत में, खेत के बाद वो आप घर में छोटी दुकान होती है उस पर काम करते हैं, बच्चों को करती हैं, खाना बनाती है, वो आप सारा देख लीजिए कि कितने उनका इनकम फैक्टर है जो डिस्गैस में वो मतलब जीडीपी की तरफ जाता है। जी। तो इसलिए ये हमें जानकर ये इसको जानना है और उसको टैप कर ये नारी शक्ति, जैसे आपने कह दिया कि खाली बातों से नहीं होगा, हमको ज़मीनी सतह पर इसमें और ज़्यादा काम करना होगा। और हम ये देखते हैं कि नारियाँ इसमें अपने पुरुषों से पीछे नहीं रहती हैं, ना वो प्रूव हुई हैं, और वो जैसा काबिलियत में उनकी काबिलियत पूरी। जैसा हमने बात की कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और दूसरा जो पारंपरिक खेती है उसकी तरफ, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी महाराष्ट्र की प्रफुल्ल पाटिल जी की, जो प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करती हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं, जल संरक्षण के लिए काम कर रही हैं, और जो ट्रेडिशनल रिवायती हमारी खेती के तरीके हैं, तो उन्होंने 10 किस्म की जड़ी बूटियों से ऑर्गेनिक स्प्रे बना दिया, जो उन वीड्स को, उन कीड़ों मकोड़ों को खत्म करेंगी जो हार्मफुल हैं, मगर सॉइल को बचाएंगी। और जैसा उसमें जिक्र भी हुआ है कि देखिए कृषि में हम जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इनका रिपीटेडली और कंटिन्यूसली जो इस्तेमाल होता है, उससे कैंसर जैसी बीमारियां हो रही, और कितना बढ़ावा हो रहा है उस कैंसर में। तो अगर उस पद्धति को छोड़ के हम प्रकृति की तरफ बढ़ते हैं तो तरक्की भी होगी और सेहत की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। सही बात है। अब देखिए हमने ये फील कर दिया, बल्कि सारे विश्व में भी ये एक किस्म की एक फीलिंग हो रही है कि बैक टू नेचर ही एक समस्या का जो है वो उसका समाधान है। तो अभी हम ये देखते हैं कि पेस्टिसाइड, जैसे आपने कह दिया, उतना उसका इतना यूज़ करके, ओवर यूज़ करके हमने सॉइल को नष्ट कर दिया। शॉर्ट टर्म तो हमें आ गए फ़ायदे उसमें, मगर लॉन्ग टर्म में अभी हम देखते हैं कुछ ऐसे हमारे स्टेट्स में जो हमें है कि एक तो इसके कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, ओवर पेस्टिसाइड डालने से, केमिकल ज़्यादा स्प्रे करने से, और उसमें बाद अब नीचे से खुदाई भी होती है कि वहाँ से काला पानी निकलता है और सॉइल भी डेड हो रहा है। तो इस चीज़ में धरती माँ को बचाने के लिए जो मातृशक्ति का अब योगदान आ रहा है, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के उस नारे से बात की, तो ऐसे उदाहरण देख के सुन के मन में एक ये बिल्कुल एक तसल्ली होती है कि जल संरक्षण और अपना सॉइल संरक्षण और खेतीबाड़ी को भी वो अपने जो प्राकृतिक तरीके से आगे बढ़ाने में नारियों का बहुत बड़ा योगदान है, और उसको बहुत ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिल भी रहा है जी। और एक शक्ति है हमारी जो प्रकृति, कुदरत, बिल्कुल ठीक है, ये भी भगवान की दी हुई एक नयामत है। और अभी उन्होंने जिक्र किया कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो ये जो वन्य जीवन है इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है और इसके संरक्षण की कितनी ज़रूरत है, इसके बारे में मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, समझाइए, और उसके बाद जैसे उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके उनके साथ एक हार्मनी में रह सकते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली हमारा जो वन्य जीवन है, वन्य जीवन इस प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है, और एक वो धारणा थी कि वो शिकार करो, इसको मारो, वो करो, ये करो, जब तक हमने देखा कि बिल्कुल वो डिप्लीट हो गए, उनका जो सारा जो था, उनकी पॉपुलेशन जो खत्म होने के कगार पर आ गई। अभी हमने देखा चीता हमको दूसरे देशों से लाना पड़ा, जो चीता हमारे यहाँ पर एक शान हुआ करती थी। तो इसमें उनके बगैर, क्योंकि एक वो संतुलन रखते हैं, जो वन्य जीवन है ये एक प्रकृति में एक संतुलन रखते हैं, जिसको माइन्यूटली में जाने की ज़रूरत है, और तब हमको ज़्यादा पता लगेगा जी। तो इस कारण अब ये है कि टेक्नोलॉजी की इसमें मदद ली जाती है। अभी प्रधानमंत्री ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि अभी हम
अपना चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करें, चाहे हम डिजिटल इनोवेशन यूज़ करें, चाहे हम डिजिटल गार्डियर्स यूज़ करें, कि हम उन सब से मदद ले सकते हैं ताकि वन्य जीवन से हमारा तालमेल रह जाए और उनके संरक्षण के लिए इसमें काम हो जाए। और इसमें एक वार्निंग का भी है, डिटेक्शन भी है, और उनका अगर कोई किसी वन्य जीवन के साथ कोई जैसे पोचर्स आते हैं उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, उसका भी पता लगेगा ताकि उनकी पूरी तरह से समय पर उनका उपचार भी हो जाए, उनको वहाँ से छुड़ाए भी जाए। जैसे मैं कहते हैं उनको ट्रैप्स में फंसाते हैं, कुछ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो अपना डिजिटल जो हमारा नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी है, उसका हम प्रयोग करके। और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ कहा कि देश जो हमारा राष्ट्रीय हमारा एनिमल है, जो बाघ है, टाइगर है, उसकी जो संख्या है बढ़ रही है, उसकी संख्या बढ़ रही है। तो ये कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। और जैसा हम देखते हैं कई बार ह्यूमन और एनिमल का कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ एनिमल्स जो हैं वो रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं गलती से, तो फिर उनको लोग मार देते हैं या कुछ इस तरह से करते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन्होंने ऐसी एप्स भी बनाई हैं कि अगर आपके क्षेत्र में कोई बाघ आ जाता है या जो कोई एनिमल आ जाता है, बिल्कुल पता लगेगा, फोन के ऊपर आपको अलर्ट आएगा ताकि बिल्कुल इससे बचाव किया जा सके। और जो टाइगर रिजर्व है मेलघाट का उत्तराखंड रुड़की में, उन्होंने उसका जिक्र किया कि वहाँ किस तरह से हम एप्स का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स का और गरुड़ ऐप का उन्होंने कहा इस्तेमाल करके किस तरह हम नजर रख रहे हैं। वो नदियों में घड़ियालों पर नजर रखी जा सकती है, उन पर भी मतलब ये देख सकते हैं कि ताकि अगर नदियों में कोई नेविगेशन भी हो, उसमें भी वो कि कहाँ से घड़ियाल है, उन पर नजर रखी जाती है। तो ये कि और जो जंगल सफारी होती है उसमें भी ये है कि अगर हम जाते हैं एनिमल्स के पास, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। Exactly. तो उन ड्रोन्स की मदद से, उन टेक्नोलॉजी की मदद से नजर रखी जा रही है कि वो जो गाड़ियां चल रही हैं किस स्पीड में चल रही हैं, कोई ज्यादा आवाज तो नहीं कर रही कि एनिमल्स हमारे डिस्टर्ब हो जाए। तो एनिमल्स और वन्य जीवन और हम एक दूसरे के पूरक हैं, इनके बिना गुजारा नहीं है। देखिए, आप रिसर्च से भी पता चला है कि आप मान लीजिए कि दुनिया से अगर हम मधुमक्खियां ही खत्म कर दें, तो कुछ सालों में शहद मिलना खत्म होगा, जीवन खत्म हो जाएगा। यानी एक एक छोटे छोटे कण, एक एक फूल, एक एक पक्षी, एक छोटे से प्राणी का भी जीवन का संतुलन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और बात फिर अल्टीमेटली वही आती है कि हमें अपनी जो रिवायतों के साथ जुड़ना चाहिए, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनके साथ जुड़ना चाहिए। और एक जयंती दंपत्ति का उन्होंने जिक्र किया कि उड़ीसा के कालाहांडी में वो बकरी पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम बात करते हैं जब पशुपालन की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, गाय या भैंस आता है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो नई बात नहीं है, क्योंकि हमारे बकरवाल भाई जो हैं वो बकरी पालन के जरिए कितना काम कर रहे हैं। बकरियां पाल के, भेड़ें पाल करके, उनका काम ही यही है। उनका नाम भी उसी तरह से है कि बकरवाल जैसे हम उन्हें कहते हैं। तो उन्होंने बकरी बैंक बनाया है जो उड़ीसा में। मैं चाहता हूँ कि जयंती महापात्रा कि इन कोशिश को आप सुनने वालों के साथ साझा करें कि किस तरह वो बकरी बैंक काम कर रहा है। ये एक नया आइडिया है कि एक नया चीज़ ये हमारी इसमें जानकारी में आ गई कि वहाँ पर एक तो गोट फार्म है और गोट बैंक है वहाँ पर जी। और गोट बैंक में क्या करते हैं कि वहाँ से वो वहाँ के जो मतलब किसान है उनको वो गोट्स कुछ देते हैं। सपोज उन्हें 2 गोट्स उनको दे दिए, और कुछ महीनों के बाद उनकी जब वो उनका तादाद बढ़ती है, तो उनके बच्चे होते हैं, तो वो उसमें से आधे बैंक को वापस लौटाते हैं और बाकी वो अपने पे लगते हैं, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ती है और उसमें वो आगे भी वो अपना काम करते हैं। तो हमें पता है वैसे है कि जो बकरी का दूध है ये भी बड़ा पौष्टिक है और बहुत सारे रोगों में काम आता है। तो ये एक इसमें थेरोपेटिक भी इसमें यूज़ है, और प्लस एक बकरी पालन जो है ये एक व्यवसाय है अपने में, जैसे आपने बकरा वालों की बारे में ऑलरेडी बोल दिया। तो इसमें कि आत्मनिर्भरता जो है उसकी तरफ एक और कदम है बकरियों का जो ये है इनका संरक्षण और इनको बढ़ाना। और ये जो गोट बैंक है ये एक नया एक कंसेप्ट है, और रियली ऐसी चीज़ें हमारे भारत में हो रही हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी।
अभी हमने 2 साल पहले देश की आज़ादी के 75 साल पूरे किए, तो हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव देश ने मनाया, और उसके बाद अब हम प्रवेश कर चुके हैं अमृत काल में। यानी वो 75 साल से लेके 100 साल तक का लक्ष्य हमने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ चुके हैं। और देश विकसित तब तक नहीं बन सकता जब तक एक जन जो है वो विकसित नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। बिल्कुल। और उसी में आ जाती हैं हमारी जो बैकवर्ड एरियाज हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, और ख़ास तौर पर आदिवासी जो ट्राइबल लोग हैं, उनके विकास की हम बात करते हैं। तो बिहार के भीमसेन भिवेश जो हैं वो मुसहर जाति के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, बैकवर्ड ट्राइब्स के लिए। तो उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने का काम शुरू किया। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इंसान कोई भी तरक्की का या अच्छाई का काम होता है तो हम बड़ी बार सोचते हैं कि सरकार कुछ करे तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन ये धारणा गलत है। एक व्यक्ति भी अगर कोशिश करे तो वो भी आसमान को छू सकता है, बहुत क्रांति ला सकता है। तो मैं चाहता हूं कि जो वो काम कर रहे हैं उनके बारे में आप थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताएं। देखिए, ऐसा है कि वो कहते हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि परमात्मा परमो धर्म। अगर हम दूसरों का भला करें, दूसरों की मदद करें, तो उसमें एक तो हमको अपने पे शांति मिलती है और उसका भी भला होता है। तो ये जो एक्चुअली ये जो एक जाति है उधर मूसर जाति है बिहार की, हमारी बैकवर्ड है, पसमानदा है, और वहाँ पर भी ऐसे हमारे ज्वेल्स हैं निकले, जैसे वो भवेश जी, इसका नाम है भीमसेन भवेश जी जो है, भवेश। तो उन्होंने ये सुनकर कितने दिल को तसल्ली हो रही है कि 8,000 वो बच्चे इस मुसहर जाति के बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाया है, और उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा के लिए वो पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं। एक लाइब्रेरी बनाई है जहाँ से उनको बच्चों को मतलब किताबें वगैरह मुफ्त मिलती हैं। और इतना ही नहीं, 100 से अधिक उन्होंने अपने मेडिकल कैंप भी लगाए हैं। ये देखिए, चहुतरफी मतलब ये है कि परमो धर्मा, दूसरों की सेवा करना। तो ये देखिए, ऐसे आदमी जो हैं ये दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं, वो उनका अनुकरण कर सकते हैं। वो भी अपने अपने क्षेत्र में, जैसे कि आपने कह दिया कि हम हर काम के लिए सरकार पर निर्भर रहें, तो सरकार भी तो हम ही हैं, हम ही तो सरकार है। कहते हैं कि जो जहां पर है वो अपना अगर काम ठीक तरह से करे तो वही बहुत अच्छा इस देश का भला हो सकता है। तो ये इस भव्य जी से हमको सीख लेनी चाहिए, और दूसरों को भी अपने अपने क्षेत्र में जो ऐसी चीज़ें, एक तो ये परमार्थ है, एक तो ये इन्होंने देखिए इतना अच्छा काम किया। 8,000 बच्चे जो हैं ये इनको साक्षर किया, और ये बाहर जाकर कुछ करेंगे अपनी जाति को। ये फिर वो जो एक साइकिल चलेगा, एक बिल्कुल उसमें इस जाति का भी उत्थान होगा और दूसरों के लिए भी और ये उनको समाज की जो अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे आपने बताया कि लाइब्रेरी उन्होंने बनाई है, उसके बाद बच्चों को उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में भी ये मदद कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं उनके, ये भी देखिए कितने डीप गए इसमें कि मुझे कहाँ पर जहाँ भी कोई कमी है वो खुद उसमें देखते हैं, एक अकेला आदमी। तो ये सराहनीय है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत है, एक प्रेरणादायक है, और हमें इसे सीख लेनी चाहिए। देखिए, चाहे भाषा हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे हमारी कोई कम्युनिटी हो, उसके लिए काम करना बड़ा अच्छी बात है और हर एक को करना चाहिए। और उन्होंने जिक्र किया अपनी संस्कृति से जोड़ने की, गोजरी का जिक्र किया आज के इस कार्यक्रम में। जो गांदरबल के मोहम्मद मानशाह जो हैं वो गोजरी के लिए काम कर रहे हैं। और देखिए, ये मेरी छोटी सोच या नासमझी हो सकती है, मैं पहली बार इनका नाम सुन रहा हूँ, और इनका जो कामों का उल्लेख प्रधानमंत्री 50 कंट्रीब्यूशंस, नॉट ए जोक, कोई मामूली बात नहीं है कि 50 इन्होंने पोएट्री उसमें है, ट्रांसलेशन उसमें है, उसने बाकी किताबों गोजरी में अनुवाद किया, गोजरी को अनुवाद किया उसने। और इस गोजरी बाजा को हम जो हैं अभी वो जो है अपनी जो मातृभाषा है इसको बचाना हम सब का फ़र्ज़ है। वही उससे हमारा कल्चर, हमारे आइडेंटिटी और हमारी पहचान है। और गोजरी भाषा भी एक मैं यह कहूँगा कि ये भी लुप्त होती चली जा रही है, क्योंकि आधुनिकीकरण ने मतलब इस पर हावी हो रहा है। मगर
ऐसे जो आदमी हैं, ऐसे जो विभूतियाँ मैं इनको कहूँगा, गोजरी भाषा को बचाने के लिए जो उन्होंने काम किया और कर रहे हैं, सराहनीय है। जी। और ये आदमी बचपन में 20 किलोमीटर पैदल जाकर स्कूल जाते थे और खुद मतलब ये मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और 20 किलोमीटर चलना कोई मामूली बात नहीं है। जी। और ये देखिए एक लगन इनकी बचपन से है, तो अपनी संस्कृति को बचाना, अपनी भाषा को बचाना, और इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें मातृभाषा से कितना प्रेम करना चाहिए। और हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया लैंग्वेज का। तो मैं कहता हूँ वो भाषा चाहे डोगरी हो, चाहे गोजरी हो, कोई भी हमारी मातृभाषा हो, जो लोकल लैंग्वेज हो, जिससे हम दूर होते जा रहे हैं, और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को कोशिश करनी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ योगदान दे, ताकि वो हमारी भाषाएं बचें, हमारी संस्कृति बचे, हमारा जो लोक विरसा है वो हमारा बचना चाहिए। और एक और माध्यम है सर फोटोग्राफी। बिल्कुल, चित्रकारी भी है, फोटोग्राफी भी है, अलग अलग माध्यम है किसी भी चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए, सामने लाने के लिए। तो उन्होंने वाराणसी में जो आयोजित प्रदर्शनी, फोटो प्रदर्शनी का जिक्र किया और कहा कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए कि आम फोन से खींची हुई तस्वीरें भी एक ऐसा नज़ारा आपके सामने ला सकती हैं जिनको आप आम दिनों में देखते तो हैं, लेकिन नज़र नहीं पड़ती, उतनी गंभीरता से नहीं देखती। तो फोटोग्राफी किस तरह से एक रोल अदा कर सकता है हमारे कल्चर को, हमारी वाइल्ड लाइफ को, हमारी नेचर को, किसी भी चीज़ को डिपिक्ट करने में? हम ये देखते हैं कि कहीं भी कोई इवेंट चल रहा होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो अपने कैमरा में, अपने मोबाइल में उसको कैद कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे ही जो एक ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो आपके मोबाइल तो आजकल ज़्यादा बड़ा ही वो सशक्त एक माध्यम है। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो कंटेंट क्रिएशन की एक वो कंसेप्ट नया दे दिया, तो जिस पर आवाज़ प्रतिभा है, कोई गायन करता है, उसको आप रिकॉर्ड कर दीजिए। कोई चीज़ वहाँ पर कोई चीज़ हो रही है, कोई उपलब्धि कोई कर रहा है, उसका आप रिकॉर्ड कर दीजिए। तो इसका एक संग्रह जो होगा, एक कंटेंट क्रिएशन होगा। ये एक मैं हमेशा के लिए वो संरक्षित हो जाएगा। और मैं कहूँगा कि ये एक एड होगा, एक ट्रेजर बनेगा, एक लिटरेचर भी इसमें आएगा, लिटरेचर के भी अंश इसमें आएंगे। तो एक हमारे लिए एक पूंजी होगी। और ऐसे आदमियों को जो ऐसी प्रतिभा में शामिल हैं, जो ऐसी प्रतिभा में सक्रिय हैं, उनको सम्मानित करना चाहिए। उनको सम्मानित कैसे हम करेंगे, ताकि हम उस कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन भी करें, कि दूसरे को देखकर हम भी देखें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो जो कथनी और करने में तो जो अंतर है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। और इसमें नई चीज़ों में अपना जो है कंट्रीब्यूशन है वो हर एक को देना चाहिए। जी। और ऐसी बातें पॉसिबल हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम के आखिर में प्रधानमंत्री जी ने एक और चीज़ का जिक्र किया और आह्वान किया। देखिए, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला हम देश हैं, और सारे विश्व की नजरें हमारी तरफ लगी हुई हैं। जी। और उन्होंने खास तौर पर अपील की कि राष्ट्र निर्माण में, जैसा मैंने पहले कहा कि देश को अगर विकसित बनाना है तो हर एक को योगदान देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो अभी 18 साल के बच्चे हुए हैं, उन्होंने पहली बार वोट डालना है, वो किसी भी पार्टी को वोट डालें, लेकिन उनका योगदान देश की तरक्की में, राष्ट्र के निर्माण में, सरकार बनाने में, देश को चलाने में होना चाहिए। तो नौजवानों को इसकी तरफ आकर्षित करने के लिए खैबरी साहब आप क्या कहेंगे नौजवानों को? देखिए, सबसे पहले इनको ये कहना है कि जो युवा शक्ति है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने बोल दिया, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार जो वोटर बन गया, 18 साल की उसकी उम्र हो गई है, तो उनको वोट डालना चाहिए। वोट डालने से उनको एक इस बात की अनुभूति हो रही है कि मेरे हाथ में क्या पावर है, मैं एक सरकार बना सकता हूँ, एक सरकार बना भी सकता हूँ, बिगाड़ भी सकता हूँ, और मैं इससे अपना योगदान इसलिए दे सकता हूँ। डेमोक्रेसी जो हमारी है, जो हमारा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये सशक्त होगा। और अगर हम सब वोट डालें और अच्छे आदमी को, अच्छी पार्टी को, अच्छे कैंडिडेट को वोट डालेंगे, तो इससे डेमोक्रेसी की बहुत ही डेमोक्रेसी सशक्त बनेगी। और जैसे कि सारा विश्व देख रहा है हमारी ओर, कि भारत की जो बहुत सारे देशों में उथल पुथल हो गए,
जैसे हम देख रहे हैं अपने पड़ोस में भी देख रहे हैं, मगर भारत का जो लोकतंत्र है ये इस ऐसे स्तंभों पर खड़ा है कि इसको निरंतर हम ये देखते हैं कि इसमें निरंतर जो है इसमें स्ट्रेंथ बढ़ती, बल मिलता है, उसको ये और ताकतवर बनी जाती है। और जो फर्स्ट टाइम वोटर है, एजुकेटेड है, आज का जो युवा युवा जो एक हमारी युवा शक्ति है, तो इनको अपने वोट पर गर्व करना चाहिए कि हमारे वोट में कितनी ताकत है। जी। हम ये देखते हैं कि एक उदासीनता है बहुतों में, हमने देखा कि जिस दिन वोट डालने होते हैं वो कहते हैं कि एक छुट्टी का दिन होता है, मगर उनको नहीं पता है कि वो राष्ट्र के प्रति एक वो, मैं कहूँगा कि अगर मैं कहूँगी कि क्राइम करते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है और वोट डालना है, और बच्चों को एक वोट डालकर एक वो अपने में वो जो एक आत्मसम्मान आ रहा है कि मैं कुछ करके आया हूँ अपने देश के लिए, तो इस चीज़ का हमें बहुत ही प्रोत्साहन करना चाहिए जी। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने कह दिया, अब हम ये जो मन की बात है, तो इस मन की बात के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। और देखिए कितना खूबसूरती है हमारे इस देश की। अभी G20 पिछले साल उसका जो समिट हुआ, दुनिया भर से G20 डेलीगेट्स आए G20 का, तो दुनिया भर से यहाँ पर लोग आए थे और वो हैरान रह गए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, अरुणाचल प्रदेश तक इतनी वैरायटी है, इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक है, भारत एक राष्ट्र है। अब देखिए विविधता, कल्चरल विविधता भी है, नेचर के हिसाब से यहाँ पर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 50-60 डिग्री माइनस चला जाता है, और वो भी है कि 50 डिग्री रेगिस्तान जैसा भी है। तो कुदरत ने भी इसको पहाड़ भी दिए हैं, समंदर दिए हैं, मैदान, खान पान देखिए, वेशभूषा देखिए, कल्चर देखिए, हमारे ये विभुत, ये बिल्कुल बड़ा है देश, विविधता से बड़ा हुआ देश है, मगर एक देश है। उसके बावजूद भी तो ये जो हमारा वोटिंग का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, ये भी हमारी एक कॉमन चीज है। चाहे हम कश्मीरी हैं, चाहे हम बंगाली हैं, चाहे हम मराठी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए सभी योगदान देते हैं। हमारा योगदान है, इस बात पे गर्व करना चाहिए। और एक दूसरी चीज जो आपने भी अभी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी ने आज के प्रोग्राम के आखिर में यही कहा कि हालांकि मन की बात कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, किसी सरकार का प्रोग्राम नहीं है, इसमें देश के लोग जो काम कर रहे हैं उसको उजागर किया जाता है, जो लोगों के भेजे हुए विचार हैं उनको सबके साथ साझा किया जाता है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा का पालन करते हुए ने कहा कि अगले 3 महीने तक चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, हाँ, उसके मद्देनजर इस प्रोग्राम के माध्यम से वो मुखातिब नहीं होंगे लोगों के साथ, लेकिन ये जो जज्बा है देश की एकता का, जो पूरी दुनिया ने देखा है, और हम हर भारतीय के खून में, हमारी रगों में ये चीज़ है, भारत के प्रति प्यार और एकता का, ये जिंदा रहना चाहिए। और खैबरी साहब, आज के मन की बात पर बात करने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो इसके बारे में अपने विचार, जो अपने तासुरात भी आपने दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।